हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई की 10th क्लास का ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज हम इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाया है मैंने, आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से एंड में इसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात आती है मैन्युफैक्चर। मीनिंग क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का? मैन्युफैक्चर का मीनिंग होता है मेक, बनाना, कुछ चीज बनाना। लाइक जैसे आपकी मदर है, वो शी इज मेकिंग चपाती बना रही है, तो वो जो प्रोसेस है चपाती बनाने का उसको मैन्युफैक्चर। उसको उन्होंने आटा लिया है, पानी लिया है, उसको गूंदा है, फिर आग जलाई है, तवे पे रोटी बना के डाली है और फुल्का तैयार हो गया। ओके, तो वो जो चपाती बनाने का सारा वो प्रोसेस है उसको मैन्युफैक्चर कहते हैं। मीन्स रॉ मटेरियल लिया उन्होंने, आटा लिया, पानी लिया, उसको मिक्स किया, फिर उन्होंने तैयार कर दी रोटी, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो गया? चपाती। ओके, तो ये होता है मैन्युफैक्चर। तो अगर हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में बात करें, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बात करें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या था? आटा रॉ मटेरियल था यहाँ पे। और वो कहता है जिस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करते हुए टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी जो आटा था उसकी वैल्यू लेस है और रोटी की वैल्यू ज्यादा है। ओके, ये समझिए आप। तो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो गया, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा गया उस प्रोसेस को। ओके, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। डू यू ऑल्सो नो सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न। अब जो यार्न है वो यार्न कहाँ से बना? यार्न बना कॉटन से। तो यार्न, कॉटन यार्न इंडस्ट्री के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। लेकिन यार्न जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए खुद फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ, जैसे अगर वो क्लॉथ इंडस्ट्री में जाएगा तो यार्न जो है क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो टोटल आपका सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा एक्टिविटीज, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग वाली। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. Okay, the economic strength, ये एक क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. फुल स्टॉप, उसके बाद explain this statement। ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है। ओके, तो इसमें क्या करना है? जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मीन्स क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इंडस्ट्रीज का कंट्री की डेवलपमेंट में, वो सब आपने लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। अब ये भी पर्टिकुलर के बाद फुल स्टॉप, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ओके, तो उसका आंसर नीचे दिया गया है, बिकॉज लिख के आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच बट ऑल्सो दे ऑल्सो reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। तो पिछले वाले क्वेश्चन का भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर है। दूसरा पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। यहां तक खत्म होगा पॉइंट। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन इसी पॉइंट की। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in the tribal and backward areas। तो जो बैकवर्ड, जो कम डेवलप्ड एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज थे, जैसे अगर हम बात करें हिमाचल के बद्दी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई, क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्रीज लगाता नहीं था।
तो उस एरिया को डेवलप करने के लिए कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो इसी तरीके से जो बस्तर है, जो झारखंड के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उनको डेवलप करने के लिए उस एरिया को वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा जरूरत होती है हमें डॉलर्स की, पाउंड्स की, तो सामान हम बना के बाहर भेजते हैं। देखिए, अगर हम गेहूं बाहर भेजें तो गेहूं के बदले हमें बहुत कम पैसा मिलता है, ओके, वो रॉ मटेरियल है। उसी गेहूं का अगर बिस्किट बना के बाहर भेजा जाए तो बिस्किट के पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग करके अगर भेजा जाए, मान लो बाहर ले जाके गेहूं को उन्होंने बिस्किट बनाना है, ओके, लेकिन अगर हम यहीं से बिस्किट बना के भेज दें, मैन्युफैक्चरिंग यहीं करते हैं उसकी, तो ज़्यादा पैसा हमें मिल जाएगा। चलिए, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। जितना जल्दी हो सके हम अपनी इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई और इंक्रीज कर लें तो इंडिया की प्रोस्पेरिटी उतनी जल्दी हम, खुशहाली, अमीरी उतनी जल्दी हम बढ़ा सकेंगे। चलिए, उसके बाद ये आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो दोनों की इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हैंड टू हैव मूव करते हैं वो। एग्जाम्पल की बात करता है कि एग्रो इंडस्ट्री जो भी है इंडिया में, ओके, मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, ओके। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। और जो एग्रीकल्चर है इंडिया की, ओके, वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है। और इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उनकी प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे नाम लिखा है यहाँ पे, इरिगेशन पंप्स हैं, तो वो एग्रीकल्चर में काम आएंगे, बन कहाँ रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, ओके। फर्टिलाइजर्स हैं, ओके, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, कंबाइन्स हैं, जो मशीनें हैं, वो मशीनें सब कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्री में। यूज कहाँ होती हैं, फार्मिंग में। Agriculture and industry both are hand to hand, okay. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। बहुत ज़्यादा आसान भी बना दिया है और ज़्यादा भी होने लगा है प्रोडक्शन पहले से। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वो जो पॉइंट आता है दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इंडस्ट्री है वो नेशनल इकोनॉमी, नेशनल की जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्निंग सिस्टम है नेशनल कंट्री का, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है किसी भी इंडस्ट्री का। कहता है लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें, पिछले 20 सालों की, ये बात कर रहा है 2002, 3, 4 की, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा है, उससे 20 साल पहले, मतलब 80-90 के दशक की बात कर रहा है ये कहता है द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड, बढ़ गया एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो 17% से बढ़ के 27% हो गया, ओके, जीडीपी का। दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। अगर हम दूसरे जैसे जापान की बात करें, चाइना की बात करें या कोई दूसरे कंट्री की बात करें तो बहुत कम है। ये यहाँ पे कहता है हमारा जो है ये 10% जो है, इसमें कहता है 25 से 35% है दूसरी कंट्रीज में, इकोनॉमीज में। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम, 7% पर एनम हर साल के हिसाब से, 10 सालों के हिसाब से बढ़ रहा है ये, पर 10 साल के हिसाब से, डिकेड के हिसाब से, ओके। द डिजायर्ड ग्रोथ जो रेट है वो है 12%, मतलब बढ़ रहा है 7% के हिसाब से, होना चाहिए 12% के हिसाब से, मतलब कम हो रही है डेवलपमेंट। अब कहता है 2003 के बाद की बात करता है ये, मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द 9 to 10% पर एनम। 2003 के बाद जो 7% था 2003 के बाद 9 से 10% हो गया, लेकिन कहता है चाहिए हमें 12%।
With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target. 12% वाला इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे हैं, प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि 12% अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट डिकेड तक, मतलब 2013 तक की बात की इन्होंने। अभी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2003 के बाद की बात की इन्होंने 2013 तक, तो अभी तो 2023 आने वाला है, नेक्स्ट डिकेड पूरा होने वाला है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC, एक काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बनाई गई है इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि इस रिक्वायर्ड रेट को हम अचीव कर सके, और इंडिया ने अचीव कर भी लिया है। चलिए उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, कुछ भी है, आप उसकी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्री लगाऊं कहाँ, वेयर टू लोकेट द इंडस्ट्री, लगाई कहाँ जाए। अब एक तो ये चीज़ देखी जाएगी कि जहाँ पर ज़्यादा स्कूल है भाई वहाँ पर रबड़ की इंडस्ट्री लगा लेते हैं या पेंसिल की इंडस्ट्री लगा लेते हैं, इरेजर पेंसिल्स वहीं बिकते हैं, ओके। तो डेफिनेटली आपने बढ़िया सोचा, लेकिन दूसरी चीज़ आप ये सोचोगे कि मुझे ये पेंसिल बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए, तो सामान कहाँ से आएगा, आप वो भी देखोगे। तो ये सब चीज़ें, ये पूरा पढ़ता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे पेंसिल बनाने की बात करते हैं, पेंसिल का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसको बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, पैसा भी चाहिए आपके पास है कि नहीं है, पावर एंड मार्केट, बिजली भी चाहिए, मार्केट भी है कि नहीं। जैसे मार्केट तो हमने देख लिया, भी स्कूल है, बड़ी अच्छी मार्केट होती है। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। तो सारी चीज़ें एक जगह हों ये जरूरी नहीं है, बड़ा रेयर चीज़ें होता है ये। तो कंसिक्वेंटली कहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। तो ये कहता है या तो वो सब चीज़ें, मान लो सब चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, तो लेबर नहीं है, तो लेबर आप दूसरी कहीं लोकेशन से ला सकते हैं, मेड अवेलेबल, ओके। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब में लुधियाना में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी तो वो बहुत बड़ा शहर बन गया, ओके। इसी तरीके से दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री लगने की वजह से बहुत पहले दिल्ली शहर था, गुड़गांव काफ़ी दूर था उससे, फरीदाबाद काफ़ी दूर था उससे, नोएडा काफ़ी दूर था उससे, लेकिन अब सब इकट्ठा हो गया, NCR कहने लग गए उसको हम, ओके। किस वजह से हुआ, इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगने लग गई, क्योंकि या वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं इस एरिया में, जो NCR की बात की मैंने, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, पावर एंड मार्केट, सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, ओके। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, वहाँ पे कहते हैं अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, शहरों के आसपास होती हैं। तो अब लोकेशन की बात कर रहा है, ये देख देखा की डिसीजन कहाँ लोकेट करोगे आप, ये द की डिसीजन टू फैक्ट ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, कि जहां पर ऐसी जगह लोकेट की जाएगी, सारा डाटा कैलकुलेट करके ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाई जाएगी जहां कम से कम पैसा लगे सामान बनाने में और मार्केट तक भेजने में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जहां से निकले इंडस्ट्री वहां लगाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके, कि जहां मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सके इंडस्ट्री लगा के, वहां पर इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात आती है, जैसे मान लीजिए हरियाणा की बात करता हूं मैं, तो हरियाणा में एक ऐसे टाइम था जब गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्रोहिबिशन, शराबबंदी अनाउंस की हुई थी। मुंबई इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो शिफ्ट करना चाहती थी गुड़गांव के पास हरियाणा में, तो उनको इसलिए शिफ्ट नहीं हो पाए वो, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी शराबबंदी की, तो शराब अलाउड नहीं थी, तो इसलिए वो यहाँ शिफ्ट नहीं कर सके। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बड़ा मतलब वो एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है।
ओके, तो ये है आइडियल लोकेशन ऑफ के कॉस्ट क्या रहेगी रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने की साइट पर, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट तक भेजने का कितना कॉस्ट रहेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट पर प्रोडक्शन करने का कितना कॉस्ट होगा, उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि यहां पर इंडस्ट्री लगाई जाए। तो कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice। ये सब चीजें शहरों में ज्यादा होती हैं। तो ऐसे कहते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers। अर्बन सेंटर्स जो एडवांटेजेस ऑफर करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए, इस ऐसे अर्बन सेंटर्स को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहां बन जाती है धीरे धीरे। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 से पहले की बात करें तो मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। जो आज़ादी से पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो विदेशों से व्यापार के लिए ही ज़्यादा लगाई जाती थी। तो इसलिए कहता है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ से शिपमेंट इजीली किया जा सके, बाहर इजीली शिप्स में भर के भेजा जा सके सामान, वहाँ पर लगती थी इंडस्ट्रीज। धीरे धीरे क्या हुआ, देयर emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agricultural रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है जहां से माल की सप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा शहर है तो उसके आसपास का जो गांव का एरिया है, अगर हम बात करें दूध कहां से आता है उस आसपास के एरिया से आता है, सब्जी कहां से आती है उस आसपास के एरिया से आती है, तो वो उस सिटी का, उस शहर का हिंटरलैंड है, वो जहां से वो सामान सप्लाई हो रहा है शहर में आ रहा है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये कहता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल्स ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैच बॉक्सेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, बहुत सारी हैं। इफ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया व्हेन we would be able to understand their manufacturing better। तो जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का, आप कह सकते हो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, इसी तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको हम किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो सब चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बुक में एक एक चीज दी हुई है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल होता है जो, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इसमें मैं सारी इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारी इंडस्ट्रीज को पढ़ने के लिए आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक दूंगा। सबसे पहले बात करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल टोटल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो 14% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। एम्प्लॉयमेंट है 35 मिलियन पर्सन, करीब करीब 35 मिलियन, कितना हुआ 3.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार देती है। सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितना है 24.6% है, और जीडीपी में 4% है इसका। ओके, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, आगे जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके बुक में दी हुई हैं, उन सब इंडस्ट्रीज के बारे में आपने ये चीजें पढ़नी हैं। ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको बता देता हूं मैं, ऑल इंडस्ट्रीज टू लर्न। कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी कितना है वो आप लिख लीजिए।
पहले आपने लिखा नाम, मान लीजिए आपने लिखा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या आपने लिखा आयरन ओर इंडस्ट्री, उसका लिखिए कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी कितना है, उसका एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना है, उसका कितने लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितना आता है उससे, ओके, और जीडीपी में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो लिखिए। अगर बुक में नहीं दिया हुआ तो आप नेट पे सर्च करके लिखिए। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल टाइप एंड सोर्स, उसका जो रॉ मटेरियल है किस टाइप का रॉ मटेरियल है और कहाँ से आता है। अगर आयरन ओर है तो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसका, अब मान लीजिए आप ये बात करें कि हरियाणा में या राजस्थान में कोई इंडस्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो हैवी इंडस्ट्री है तो नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होती है, वो राजस्थान में नहीं होंगी। डेफिनेटली वो इंडस्ट्री जो है वो झारखंड में मिलेंगी आपको, बिहार में मिलेंगी आपको, छत्तीसगढ़ में मिलेंगी आपको, ओके। और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशंस हैं उन इंडस्ट्रीज की। अगर आप बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ है, जूट इंडस्ट्री कहाँ है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहाँ है, वो लोकेशंस इंडिया के मैप में भी दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर इंडस्ट्री आप लिख रहे हो कहाँ लोकेटेड है वो। उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें हैं जो, ओके, मान लो आप एक इंडस्ट्री, आपने एक इंडस्ट्री के बारे में एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ओके, तो ये सारे ऊपर जो दी चीजें, जो भी आप उस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं वो उस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टीज है, उनको आप लिख सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो भी आपकी बुक में दी हुई है। अब मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके, वो दी हुई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता, काफ़ी बड़ा हो चुका है वैसे भी। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम माई साइड। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।